शाहीन भी वो चीज़ें जो शादाब कर रहे हैं उसी तरह वो अपने आप अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं तमाम कप्तानों की कप्तानी और इन दोनों की कप्तानी के हवाले से? देखिए बेसिकली जो जिनकी अपनी जो प्लेस है पाकिस्तान की टीम है वो सीमेंटेड है और वो एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान टीम के। जिस तरह आपने बात की है शादाब खान की या शाहीन अफरीदी की और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, और इनमें इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अपर है। अब जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, अगर उनकी बात आप करें तो डेफिनेट जहाँ तक उन टीमों की परफॉर्मेंस एक डिक्लाइन का शिकार है, उसी तरह जो उनके कैप्टनशिप है उनमें भी थोड़ी सी एक शाइनेस है। वो डेफिनेट अपनी परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। वो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर रही है, अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि मे भी उनकी कम बैक हो जाए पाकिस्तान टीम में, मगर जो एज ए होल अगर उनको देखा जाए तो वो टीम बनाने में नाकाम रहे हैं और वो उस तरीके से अपनी टीमों से परफॉर्म करवा नहीं सके, और ना ही उनकी जो कैप्टनसी है वो अप टू द मार्क रही है। इसमें आप देखें कोयटा की टीम देख लें, उसके बाद आप इसकी कराची की टीम देख लें, तो नो डाउट कि जो उनके कैप्टन है उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर उनकी टीमों की परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है कि आप उनको कह सके कि उन्होंने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है इन कंपेयर विद अगर आप करेंगे शाहीन अफरीदी या शादाब खान की। अच्छा, अगर हम कराची की बात करें या कोयटा की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या बेसिक रीज़न या मिस्टेक इनसे हुई इनकी जो विक्ट्रीज ना मिल पाने की? क्या आपको लगता है कि टीम कम्बिनेशन नहीं बन पाया, या कोई जो की प्लेयर थे जिनको पे ज़्यादा बैंक कर रहे थे वो टीम को छोड़ के नेशनल ड्यूटी पे चले गए? बेसिक रीज़न क्या आपको लगती है इन दोनों टीमों की डिबैकल की? जैसे मेरा ख्याल है कि रीजन इतनी ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो एबिलिटी है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। उनकी एबिलिटी बहुत ही शानदार है और बड़े अच्छे उन्होंने पिक किए हैं। जिस तरह आप कोयटा की टीम देख लें तो उसमें मार्शल गुप्तल भी हैं, उसमें जैसिम राय भी हैं, उसमें पाकिस्तान के जो टॉप के बैट्समैन है इफ्तार अहमद वो हैं, सरफराज अहमद हैं। उसके बाद जो अगर उनकी बॉलिंग लाइन आप देखें तो मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज ने तो, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान के जरदान है, तो इस तरह की अगर उनकी जो टीम है कम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, मगर उस कम्बिनेशन को वो डेवलप करने में और उस टीम का रिदम बनाने में और उनको लेकर चलने में वो नाकाम रहे हैं। और कराची की टीम भी और इसी तरह अगर आप देखें कोयटा की टीम भी, तो बेसिकली एक पार्टनरशिप होती है, बिल्ड करना पड़ती है आपको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो ना तो वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके बैटिंग में और ना ही वो बॉलिंग में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाज दफा होती रही है, जिस तरह एक मैच में गुप्तल ने वन साइडेड मैच जितवा दिया, उसी तरह अगर आप कराची का देखें तो विंस ने एक दो मैच में बहुत शानदार बैटिंग की और उनको मैचेस वगैरह जितवाए इमाद वसीम ने की है। मगर अगर उनको आप यूनाइटेडली देख लें तो उनका एक रिदम और मोमेंटम वो बना नहीं सके, ना बॉलिंग में बना सके हैं, ना वो टीम को जेल कर सके हैं और ना ही उसको विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ वो लेकर जा सके हैं। तो जो टीमें ऊपर गई हैं, जिस तरह आप देखेंगे इस्लामाबाद की या लाहौर की टीम है, उनका जो मोमेंटम बना हुआ था वो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ था और टीम कॉम्बिनेशन बहुत आला था। एक के बाद दूसरा प्लेयर उसकी जगह फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था और उसकी जो उनके कैप्टन थे उनको उसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी रिप्लेसमेंट में। अगर किसी बॉलर को रन कंसीड हो रहे हैं तो दूसरा या तीसरा बॉलर ऐसा था कि जो उसको रन भी रोक कर लेता था और विकेट भी लेता था। और इसी तरह बैटिंग में अगर खिलाफ कोई होता था बैट्समैन तो दूसरा तीसरा बैट्समैन आकर उसको ओवरटेक कर जाता था। तो ये चीजें बहुत मेरा ख्याल है कि इसकी शिद्दत से कमी देखने में आई है इन दोनों टीमों में। अच्छा रोबी, इसमें बॉलिंग के वाले से बात करें तो आप बॉलर खुद भी इटसेल्फ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। हमें नज़र आ रहा है कि एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है वो ईशान उल्लाह की तरफ से नज़र आ रही है, और हमने देखा कि हर मैच में वो विकेट टेकर के साथ साथ रन भी कंटेन करता है। किसी भी पोजीशन पे नहीं ऐसा होता कि कोई बैट्समैन उस पर डोमिनेट कर सका हो। तो उसको एज ए इमर्जिंग प्लेयर और एज ए फास्ट बॉलर कैसे देख रहे हैं? हर बॉल उनकी 150 प्लस नॉच की है। देखिए बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने टूर्नामेंट में, और एक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती का बायस है कि कितना अच्छा बॉलर पाकिस्तान को मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि उसको खिलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में, क्योंकि अभी तक जो मुझे नजर आया कि वो T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें उसने जो अपनी जो लाइन एंड लेंथ है और जो उसकी कारकर्दगी है उसको मेंटेन रखा। उसकी एवरेज बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उसका अगर इकोनॉमी रेट देखें तो वो पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी बॉलर्स हैं उनके मुकाबले में सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो उसकी विकेट टेकिंग रेशियो है वो सबसे टॉप पे है। तो इस तरह का बॉलर मेरा ख्याल है कि एक जो पाकिस्तान का बॉलिंग का कंपटीशन है उसमें एक खुशगवार उसका इजाफा है। ना सिर्फ उसकी एक्यूरेसी अच्छी है बल्कि उसकी जो डेप्थ में यार्कर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद उसकी जो स्पीड इंक्रीजिंग एबिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको बेसिक बॉलिंग की सेंस है कि हमने कौन सी जगह पर किस बैट्समैन को बॉलिंग करनी है।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अच्छा इजाफा अगर उसको सेंसेबल तरीके से यूज किया जाए। राहुल भाई देखें तो पहले 7 सीजन के अंदर हमने देखा कि बॉलर जो है वो डोमिनेट करते रहे पीएसएल के अंदर, लेकिन पीएसएल सीजन 8 के अंदर देखें तो बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि विकेट ज्यादा फ्लैट बनाई गई हैं या T20 क्रिकेट बैटर्स के हक में जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बॉलिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो हुआ। अगर आप इनका कंपैरिजन करें बॉलर्स का, तो देखेंगे जिस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है एहसानुल्लाह, वो उसने 150 को कंसिस्टेंटली टच किया है, तो उसने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। सब टीमों के खिलाफ उसने एक डिफरेंस क्रिएट किया है, तो उसने साबित किया अपनी बॉलिंग से कि पाकिस्तान में जो बॉलिंग का टैलेंट है अभी भी जिंदा है। अगर कोई मेहनत करता है तो वो अपनी जगह बना सकता है। तो जो बाकी उसके मुकाबले में जिनके बॉलर्स के नाम से आप देखेंगे, हारिस रऊफ की जो सीजन है इसमें बॉलिंग बहुत ही इतनी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं रही है और डिक्लाइन के शिकार नजर आई है। उसके बाद जो ज़मान खान से काफी ज्यादा लाहौर वाले बातें कर रहे थे, मगर उसकी जो स्पीड है वो भी काफी डिक्लाइन का शिकार नजर आई है। उसके बाद आपके जो बाकी जो प्रीमियर बॉलर्स हैं वो भी कोई इतने ज्यादा अच्छे रिदम में नहीं है। मुझे कोई ऐसा, जिस तरह मुल्तान के 1-2 बॉलर्स हैं वो काफी अच्छे से उनकी टीम के साथ है, कोयटा के उनकी टीम के साथ है, इसी तरह कराची के बॉलर्स उनकी टीम के साथ काफी अच्छे के साथ लगे हुए हैं, मगर उनमें कोई डेवलपमेंट या किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आई उनकी बॉलिंग में। वो उसी तरीके से ऑर्डिनरी बॉलिंग करते जा रहे हैं जिस तरीके से पिछले 5-6 साल से लगे हुए हैं। ना तो उनकी बॉलिंग में कोई टीम स्विंग या वैरायटी इंप्रूव हुई है और ना ही उनकी कोई टेस्ट में इंप्रूवमेंट आई है। जिसने इंप्रूव किया उसने साबित कर दिया कि वो वाकई एक इम्प्रूव्ड बॉलर है, जिस तरह एहसानुल्लाह है, और उन्होंने आके थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर एनर्जी होगी आपकी बॉलिंग के अंदर तो वो जो मीडिया है उस पर नजर आएगी। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, एक और बात जो इस सीजन हमने देखा सीजन 8 पीएसएल में कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका बहुत एक एग्रेसिव स्टांस है क्रिकेट का, लेकिन हम अपने नेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको देख रहे हैं कि वो इस तरह नहीं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो बहुत स्लो हिटिंग पे आ रहे हैं और वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं। तो ये क्यों हम डिफरेंस देखने को एक हमें आ रहा है फॉरेन प्लेयर्स में और हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनमें? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का जो कोचिंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने नेशनल एकेडमी में या पाकिस्तान टीमों के साथ या डोमेस्टिक लेवल पर कोचेज लगाए हुए हैं, उनको जो क्रिकेट की बेसिक्स है उसका खुद भी नहीं पता। ना तो वो इतने ज्यादा एजुकेटेड है, ना उनकी एजुकेशन इस लेवल की है, और ना ही उनका कोचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो इनको जो बैट स्पीड है या बैट स्विंग है या आपके कौन से बड़े मसल्स बैट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और आगे डिलीवर कर सके। आप देखें कि मार्टिन गुप्टिल है, जिस तरह जैसन राय हैं या विंस हैं, या बैन कटिंग है, इनकी बैटिंग का और पाकिस्तानी बैट्समैन की बैटिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब देखें कि इनके जो बड़े मसल्स हैं, जो जब एक्स फैक्टर आ जाता है किसी भी बैट्समैन के अंदर, और वो उसका जो थोरासिक और जो आपकी पेल्विस है वो सेपरेट करके जो उसके बड़े मसल हैं थोरासिक के, वो जब यूज करना शुरू करता है पावर हिटिंग के लिए, तो वो डेफिनेट उसकी एक बॉल जो एक्सटेंशन नजर आती है आपको उसकी एल्बो के दौरान, और उसके जो शोल्डर के मसल्स हैं उनके दरमियान एक आपको कोऑर्डिनेशन नजर आता है। तो उसकी वजह से वो आपको लगता है कि उनकी जो जो बैटिंग में खूबसूरती भी है और उनकी बैट स्पीड भी ज्यादा है और वो बेहतर तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो इन चीज़ों को यूटिलाइज। अब देखेंगे जब तक आप तो स्पोर्ट्स साइंसेस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जो जदीद दौर की आपको। अच्छा भाई, उसमें अगर हम बात करें तो बैट्समैन का बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमारे लड़कों में उनमें डिफरेंस तो है। लिली रूसो की इनिंग्स हमने देखी है और पॉल की 1-2 इनिंग्स देखी तो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, या मनरो की हमने बात की, टिम डेविड ने कल अपना शानदार मार्क छोड़ा। अच्छा, अगर हम दूसरे हवाले से अगर हम देखते हैं तो एक और प्रॉब्लम हमें जो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है वो हमारे अगर बैटर की बात करें तो उसमें आजम खान की परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट कर रही है। हारिस की हमने ग्लिम्सेस देखे लास्ट पीएसएल में भी, इसमें भी 2-3 इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो साइम अयूब की, जिस तरह की कल उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये 2-3 जो लड़के अब आ रहे हैं ये सीनियर को बता रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज होगी, अब क्रिकेट होगी तो इस तरह होगी? ख़ास तौर पे हम T20 की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इन तीनों लड़कों के हवाले से कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप इतनी जल्दी ये कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं जब तक आप इनको इंटरनेशनल मैचेस में बैटिंग करते हुए नहीं देखेंगे। आप देखेंगे आपने आजम खान की बात की है, तो अगर आप आजम खान को पाकिस्तान की टीम में लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने उनसे डेफिनेट विकेट कीपिंग तो करवानी नहीं, आपने उनसे फील्डिंग करवानी है। अगर वो फील्डिंग में थोड़ा सा फ्लॉप कर जाती हैं या उनमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाती है
तो फिर वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे। और अगर 1 या 2 मैचेस में इसी तरह उनकी बैटिंग नहीं चलती है और कोई अच्छे बॉलर से उनका सामना होता है जी तो फिर वो वहीं पर आकर दोबारा खड़े हो जाएंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको बस स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। आपने वो आजम खान इस जो नेशनल अरीना है पिछले 5-6 साल से उस पर है, ना तो पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में उनकी फिटनेस पर काम किया गया और ना ही उनकी ट्रेनिंग पर कोई तवज्जो दी गई है। वो उसी तरह है जिस तरह आज से 6 साल पहले हैं। उनमें उनकी फिटनेस में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं आई। तो जब तक आप फिटनेस में आप डेवलपमेंट नहीं लाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनना। तो उसके बाद जो साइम अयूब है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, उनकी टेक्निक इन सबसे बेहतर है। वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसमें खुशगवार इजाफा आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट टेक्निक के साथ वो बैटिंग करते हैं। थोड़ा सा स्पिनर का उनको प्रॉब्लम है कि अर्ली ऑन वो मिड विकेट पर मारते हैं और वहाँ पर उनको थोड़ा सा पकड़ा जा सकता है, तो टेक्निक में थोड़ा सा वेरिएट किया जा सकता है उनकी। उसके बाद जो मोहम्मद आरिस है, मोहम्मद आरिस को आपने देखा होगा कि उनका जो पाँव है वो बहुत ज़्यादा पहले कनेक्ट कर जाता है। तो आपने देखा कि जो अच्छे बॉलर्स हैं जो अर्ली ऑन बॉल को अंदर लाते हैं, जिस तरह मोहम्मद आमिर हो गए, शाहीन अफरीदी या बाकी बॉलर्स हैं, तो वो उनको बड़ी जल्दी उनको पकड़ लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान के कोचेज उनकी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करने में कामयाब ना हुए तो मेरा ख्याल है कि वो भी आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी ये यंगस्टर्स हैं इनकी इस तरह की जो टेक्निकलिटीज़ है मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इनको सॉल्व आउट करना चाहिए।